Dear students, in continuation of VK Jaiswal video solution series, in today's video we are going to discuss level 1 question 131 to 140. Let's start from question 131. Question 131 में हमें क्या बोला गया है? Which one of the following statement is incorrect in relation of ionization enthalpy? Ionization energy के बारे में अपने को बोला गया है. तो पहला स्टेटमेंट है ionization enthalpy increases for each successive electron. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ए अपन मान लेते हैं, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और ए प्लस बना दिया, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है. इससे ए प्लस से फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन यदि आप रिमूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. फिर फर्दर इससे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. तो इस बेसिस पे हमारे पास अपन देखेंगे तो IE2 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? IE1 से. और IE3 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? IE2 से. तो ईच सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ग्रेटर ही होती है टू प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी. फिर 20 ऑप्शन है द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सपीरियंस्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है NS2 NP6. तो इससे आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो हमारे पास काफ़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. फिर बोला गया एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये भी सही बात है. जैसे कि यदि मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो लास्ट सेल में हमारे पास S1 और P6 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आएगा. तो अपन आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें सडन जंप आएगा, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो अपन रिमूव करेंगे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से रिमूव करेंगे. तो इससे अपने पास आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर एक, कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप आ रहा है. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. फिर बोला गया है जनरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन वैल्यूज इज ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यूज. तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि यदि 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे और एक 2s1 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होगा? 4s1 में से, ना कि 2s1 में से. बट यहाँ पर अपने को बोला गया है कि 2s1 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो सकता है. बट ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि 2s1 मोर क्लोजर होगा टू न्यूक्लियस. तो यहाँ पर मोर अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट है 132. इसमें बोला गया विच ऑफ देम इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट. थर्ड पीरियड एलिमेंट हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की होगी. अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो S2 कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है और हमारे पास P3 को. तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो स्लाइटली इनके एडजेसेंट एलिमेंट से ज़्यादा हो जाती है. तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होगा वो होगा सोडियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन सिलिकॉन लेस देन सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं सल्फर फास्फोरस में, यहाँ पे सल्फर फास्फोरस में और ये आर्गन में. ठीक है. तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी का अपन ट्रेंड बनाए. तो पहले हमारे पास सोडियम था, सोडियम से अपन मैग्नीशियम की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. बट एल्यूमिनियम की जो होगी वो मैग्नीशियम से थोड़ी कम होगी बट सोडियम से ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर आ जाएगा. फिर अपन चल रहे हैं सिलिकॉन पे. तो सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी अपन ने लिख ली. लेट से ये सिलिकॉन की होगी. फिर फास्फोरस और सल्फर की बात कर रहे हैं तो फास्फोरस की थोड़ी कम है, सल्फर की थोड़ी ज़्यादा है. ठीक है. तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. ठीक है. सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से. तो यहाँ पर अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये ये सल्फर हो जाएगा, इससे थोड़ा सा और आगे चले चलते हैं. ठीक है. ये हमारे पास सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन और फिर आगे और चल जाएंगे तो ये आर्गन हो जाएगा. ठीक है.
तो इस तरह से हमारा ग्राफ होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, बी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 133। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस रिक्वायर्स मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सारे के सारे अनायंस है, यानी ऑक्सीजन में आप क्या करेंगे, इसका ऑब्टेन अपन कर रहे हैं ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो ये प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा। इससे आप एक इलेक्ट्रॉन वापस रिमूव कर रहे हैं, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ओ माइनस। तो सिंपली दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, यहाँ पे सल्फर की। सल्फर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है एस माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस माइनस भी मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर N2 और CO की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन और CO दोनों ही हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बट इनका MOT डायग्राम अपन देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो अपन सिग्मा स्टार से रिमूव कर रहे हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से रिमूव कर रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से रिमूव करने पे हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यदि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन देखेंगे यहाँ पर सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी यहाँ पर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से, क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। बट यहाँ पर N2 के केस में देखें तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ऑलरेडी स्टेबल है मोलिक्यूल, तो फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, हाई है। तो इसलिए हमारे पास N2 के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली N2 और O2 के केस में होगा, O2 में से अपन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से रिमूव करते हैं और N2 से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एक तरीके से फेवरेबल प्रोसेस है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर अपने पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा जहाँ पर होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो और इलेक्ट्रॉन फर्दर रिमूव होना फेवरेबल ना हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी हमारे पास सही है। इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन हमारे पास P3 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी O से ज़्यादा होगी। और O2 में तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से अपन चेक कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, O माइनस, S और S माइनस। तो हमारे पास सिंपली अपने को यही देखना है, ऑक्सीजन और सल्फर टॉप टू बॉटम में यदि अपन जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज करेगी। बट O माइनस और S माइनस में से अपन कंपैरिजन करेंगे तो अपन इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर जो होगा वो ग्रेटर देन होता है किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ S माइनस इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस। ठीक है, और O माइनस और O में अपन कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली O माइनस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी रहेगा, क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर हो जाएगा, फिर हमारे पास S माइनस की ज़्यादा हो जाएगी किससे, O माइनस से। तो इस बेसिस पे हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा, कंबाइन कर लें आप, तो ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर, देन S माइनस ग्रेटर देन O माइनस। ठीक है, क्योंकि सल्फर और सल्फर माइनस में भी साइज S माइनस की ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को थोड़ी कम रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला गया अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात हो रही है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला C+ बन गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला C+2 बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बेरिलियम लाइक स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास N+, यहाँ पे बात करें तो N+2, ऑक्सीजन में O+ और यहाँ पर O+2, फ्लोरीन में हमारे पास फ्लोरीन+2। तो हमारे पास नाइट्रोजन +2 आ रहा है, तो ये बोरोन लाइक स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन +2 की बात करें तो ये 8 यानी कार्बन लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर फ्लोरीन में से तो नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर है। और आयोनाइजेशन एनर्जी में अपन देखें तो नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर की ज़्यादा होती है किससे? कार्बन से। और बेरिलियम और बोरोन में बात करें तो बेरिलियम की ज़्यादा होती है किससे? बोरोन से। ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास इससे ज़्यादा हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा है कार्बन से, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। तो इसके एनालोगस अपन ऑर्डर देखें तो IE3 अपने पास जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन लाइक हमारे पास फ्लोरीन है, फिर हमारे पास कार्बन लाइक ऑक्सीजन है, बेरिलियम लाइक हमारे पास कार्बन है, और बोरोन लाइक हमारे पास नाइट्रोजन है। तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 137 है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात करें, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, हमारे पास यहाँ पर ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है और ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो यहाँ पर 5D में हमारे पास लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन F ऑर्बिटल्स का भी इंक्लूजन हो जाएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे ज़्यादा होगी। इन जनरल जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा जाता है 5D एलिमेंट्स, देन 3D एलिमेंट्स, देन 4D एलिमेंट्स। ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोल्ड का सबसे ज़्यादा, देन कॉपर, देन सिल्वर। अपने पास ऐसा दिया हुआ नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। बाकी ऑप्शन में देखें अपन, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये जिंक है, कैडमियम और मरकरी, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। हमारे पास ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। गैलियम, इंडियम, थेलियम में हमारे पास थेलियम का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर गैलियम, फिर इंडियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जानने पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी साइज बढ़ने की वजह से कमी होती है, बट यहाँ पर हमारे पास लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्जर्व्ड होगी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कॉपर और जिंक में अपन बात करें तो जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सबसे ज़्यादा होगी, कॉपर से भी और गैलियम से भी। तो ये सारे के सारे करेक्ट है, केवल इनकरेक्ट अपना ऑप्शन ए दिया हुआ है। फिर बोल रहे हैं 138 में, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम 4। अपने पास जिंक, स्कैंडियम, कॉपर और निकल की बात हो रही है, तो अपने को सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करनी थी। तो जिंक में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? यानी इलेक्ट्रॉन अपन ने रिमूव किया तो 3D10 4s1 बच जाएगा। स्कैंडियम में अपन बात करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3D0 4s2। कॉपर में यदि अपन बात करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 3D5 4s0। इसमें निकल में अपन बात करते हैं तो 3D7 4s1। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपने पास यहाँ पे जो दिख रहा है वो D5 दिख रहा है, हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा। तो अपने पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी कॉपर के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 139, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर बोला गया टू विच ऑफ द फॉलोइंग एटम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया गया, रेडियम दिया गया, रेडॉन दिया हुआ है। रेडॉन जो है वो हमारा एक नोबल गैस है, यानी NH2 NP6 इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का। तो ये इसमें इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नियरली 0 के बराबर होती है, यानी इनमें फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।